ओके, मेथड ऑफ आरडीटी को स्टडी कर रहे थे और लास्ट वाला स्टेप हमारा रह गया, जिसमें हमने स्टडी करना है कि जो भी होस्ट सेल हैं, तो फाइनली कौन से होस्ट सेल को सिलेक्ट किया गया जो ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो व्हाट आर ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट्स? जिन ई कोलाई के अंदर PBr322 है और इस PBr322 के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेटेड है। So these are transformed recombinants. इन ई कोलाई के अंदर फॉरेन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आरएनए को फॉर्म करेगा और प्रोटीन को फॉर्म करेगा। तो ज़्यादातर जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका अल्टीमेट एम होता है रिक्वायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करना। और क्योंकि ये जो जीन है, ये जीन जिस प्रोटीन को फॉर्म कर रही है, जो फॉरेन जीन जिस प्रोटीन को फॉर्म कर रही है, वो प्रोटीन होस्ट सेल को बिलोंग नहीं करता। मतलब ये प्रोटीन जो है, ये होस्ट सेल के अंदर बनने वाला उसका एक नॉर्मल प्रोटीन नहीं है। और इस तरह के होस्ट सेल को हेट्रोलोगस होस्ट बोला जाता है। और हेट्रोलोगस होस्ट में फॉरेन जीन जो अपना प्रोटीन बनाती है, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो फॉरेन जीन से बनने वाला प्रोटीन हेट्रोलोगस होस्ट में जो है उसको क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो व्हाट इज हेट्रोलोगस होस्ट? हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब हो गया हैविंग फॉरेन जीन, जिसके अंदर फॉरेन जीन अपनी प्रोटीन को फॉर्म कर रही है। सो इन हेट्रोलोगस होस्ट, protein formed by foreign gene, it is a recombinant protein. अगर हम कमर्शियली इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, या अगर हम इसको कमर्शियल प्रोडक्शन पर लेकर जाते हैं, तो हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स हैं, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इनका नंबर होगा, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को फॉर्म कर पाएंगे। तो कमर्शियल प्रोडक्शन के दौरान ये जो होस्ट सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स हैं, इनको एक कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में डाल दिया जाता है। और ये जो कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम होते हैं, ये इस तरह के कल्चर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे लगातार होस्ट सेल अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है। और जितना जो कल्चर है, हम कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम से जितने कल्चर को बाहर निकालते हैं, उतना कल्चर जो है वो वापस कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में बन जाता है। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम्स में कल्चर मीडियम को लगातार ऐड किया जाता है, एंड जो यूज्ड कल्चर मीडियम है उसको ड्रेन आउट करते रहते हैं एक साइड से। तो इसकी वजह से जो होस्ट सेल्स हैं, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो बायोमास इंक्रीज होता है होस्ट सेल का, एंड जब बायोमास इंक्रीज होगा तो नो डाउट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहा है होस्ट सेल का, एंड हम उतनी ही क्वांटिटी में कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन कर पाते हैं। और ये जो कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम्स हैं, इनको बायो रिएक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो बायो रिएक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम, जहाँ पे कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम ऐड होता है एक साइड से, एंड जो यूज्ड मीडियम है वो कंटिन्यूसली ड्रेन आउट करते रहते हैं दूसरी साइड से। कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम या जो बायो रिएक्टर है, इट इज़ अ वेसल जहाँ पे हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोसेस कर सकते हैं। 100 से लेकर 1000 लीटर तक के कल्चर को प्रोसेस किया जाता है। एंड बायो रिएक्टर के अंदर आपने कल्चर मीडियम डाला, और इस कल्चर मीडियम में आपने होस्ट सेल्स को डाला। तो ये होस्ट सेल
अपने अंदर अपने आप प्रोटीन को फॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब बायोरिएक्टर इज अ वेसल इन विच जो रॉ मटेरियल है इट इज बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। मतलब बायोरिएक्टर में जब हमने होस्ट सेल को डाला तो होस्ट सेल जो है वो प्रोटीन बना रहा है, वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो वो बायोलॉजिकली जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। सो बायोरिएक्टर इज अ वेसल in which raw material is biologically converted into required product like enzyme or protein by activity of host cell, which may be bacterial cell, fungal, plant, animal or human cell. And bioreactor जो है ये culture को optimal conditions provide करता है। And these optimal conditions are optimum temperature, optimum pH, optimum oxygen, salt है, substrate है, vitamins है। अलग अलग तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन बायोरिएक्टर्स जो यूज किए जाते हैं दे आर ऑफ स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर, जहाँ पे कल्चर मीडियम जो है उसको लगातार एजिटेट कराया जाता है, लगातार उसको जो है वो हिलाया जाता है ताकि ऑक्सीजन का एंड जो मीडियम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहे। और ये जो स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स होते हैं ये भी काफ़ी तरह के होते हैं। स्टर टाइप बायोरिएक्टर जो है इसमें इट इज़ प्रोवाइडेड विद, इसमें क्या क्या होता है, एक तो एजिटेटर सिस्टम होता है जो कंटेंट को लगातार एजिटेट कराता है एंड फोम ना बने वहाँ पे। स्टरिंग हो रहा है तो फोम बन सकता है। सो फोम कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे पीएच कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है एंड पोर्ट्स होते हैं, सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट जहाँ से हम कल्चर को बाहर निकालते हैं या पोर्ट जहाँ से हम मीडियम को डालते हैं। सो सैम्पलिंग पोर्ट्स जो है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर, स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स। तो हमने यहाँ पे इस वाले स्टेप में स्टडी किया कि फाइनली जब हमने ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमें इन होस्ट सेल को मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि इन होस्ट सेल के अंदर जो फॉरेन जीन से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन रही है दैट इज रिक्वायर्ड प्रोटीन, और उसको हमें आइसोलेट करना है। अगर हम इस प्रोसेस को कमर्शियली या कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हमें इन होस्ट सेल का नंबर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड रहेगा ताकि जो होस्ट सेल हैं वो कंटिन्यूसली उनका नंबर इंक्रीज होता रहे और हम जो है उन होस्ट सेल में से जो प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करते रहें। हम जितना होस्ट सेल यूज़ करें उतना होस्ट सेल जो है वो वापस कल्चर मीडियम में बन जाए। तो ये इस तरह का जो सिस्टम होता है वो बायोरिएक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चर को हम प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर को हम एट ए टाइम प्रोसेस करते हैं। एंड बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल होता है जिसमें जो लिविंग सेल आपने डाला, जो होस्ट सेल आपने डाला, वो रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज प्रोटीन या एंजाइम में कन्वर्ट करता है। These bioreactors provide optimum conditions to culture। तो ये optimum conditions में हमने पढ़ा optimum temperature है, pH है, ऑक्सीजन है, salt, substrate हैं, vitamins हैं। अलग अलग तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं। कॉमन बायोरिएक्टर्स जो हैं दे आर स्टर्ड बायोरिएक्टर, स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर। तो क्यों इनको प्रेफर किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, यहाँ पे जो मटेरियल कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। हर होस्ट सेल ऑक्सीजन रिसीव कर पाता है, हर होस्ट सेल जो है वो मटेरियल को प्रॉपरली, रॉ मटेरियल को रिसीव कर पाता है। And these stirring type bioreactors, they are provided with agitator mechanism होगा, foam control mechanism होता है,
ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, पोर्ट्स के साथ ये प्रोवाइडेड होता है। सो एक पोर्ट जहाँ से हम कल्चर को बाहर निकालते हैं उसको सैम्पलिंग पोर्ट बोला जाता है। तो अल्टीमेटली बायोरिएक्टर के अंदर होस्ट सेल अपनी मैक्सिमम स्पीड पर विदाउट कंटेमिनेशन मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। बायोमास इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी क्वांटिटी जो प्रोटीन की है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की, वो ज़्यादा हमें मिलता है। एंड इसी कल्चर मीडियम में हम एंटीबायोटिक्स भी डालते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स डालते हैं तो होस्ट सेल के अंदर जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला हुआ है, जो डीएनए हमने डाला है, वो डीएनए होस्ट सेल से निकलकर बाहर नहीं आता। इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको भी कल्चर मीडियम में डाला जाता है। तो लास्ट स्टेप जो हमने लिखा था वो था डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। आपने बायोरिएक्टर में से कल्चर को बाहर निकाला, कल्चर बाहर निकालते हैं उतना ऑलमोस्ट वापस बायोरिएक्टर में बन जाता है। अब हम होस्ट सेल में से हम प्रोटीन को बाहर निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, और इस प्रोटीन को प्योरीफाई किया जाता है। आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। लेकिन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो है और भी स्टेप्स आ जाते हैं। आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्योरिफिकेशन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, देन सैम्पलिंग, देन पैकेजिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल या फिर उसका रिसाइकलिंग, ये सारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आ रहा है, एक तो प्रोडक्ट का आइसोलेशन है, प्रोटीन का आइसोलेशन हो गया, देन प्योरिफिकेशन है प्रोटीन का, प्रोडक्ट का, उसके बाद कंसंट्रेशन है, देन सैम्पलिंग है, उसके बाद पैकेजिंग आता है, उसके बाद आता है वेस्ट डिस्पोजल या फिर रीसाइक्लिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आरडीटी प्रोसेस ओवर है और हमने जो है वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन वाला स्टेप है, ठीक है, यहाँ से लिखना था। तो आपने हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, उस हेडिंग के आगे लिखो। आपने हेडिंग लिखा था प्रोटीन फॉर्मेशन इन होस्ट सेल, और ब्रैकेट में आपने लिखा था रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, इसमें लिखो host cells are now transformed recombinants. Host cells are now transformed recombinants. Transformed recombinants, underline करो, transformed recombinants in which foreign gene is part of PBR322, is part of PBR322. नेक्स्ट लाइन में लिखो, foreign gene express itself in this heterologous host. सर्कल करो, हेट्रो, इसी होस्ट को हम हेट्रोलोगस बोलते हैं। इन हेट्रोलोगस होस्ट, सर्कल करो, हेट्रोलोगस होस्ट, एंड फॉर्म्स a recombinant protein, circle a recombinant protein. नेक्स्ट लाइन में लिखो, mostly ultimate aim of recombinant technologies is to obtain desirable protein, पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, is to obtain desirable protein.
आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, 2 लाइन छोड़ के लिखो। ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन of recombinant protein, during commercial production of recombinant protein, host cells are taken in continuous culture system. Host cells are taken in continuous culture system. Underline continuous culture system. नेक्स्ट लाइन में लिखो, in continuous culture system, comma, fresh medium is continuously added. Fresh medium is continuously added from one side, and used medium is drained out, from other side, so that host cells remain in their maximum multiplication phase, that is exponential, log, exponential or log phase. Exponential or log phase. It results in large biomass. Large biomass of host cells, as a result of which more quantity of desirable product can be obtained. एक लाइन छोड़ के लिखो, this continuous culture system is provided with help of bioreactors, अब आप एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखो, बायोरिएक्टर, या फिर फर्मेंटर बोलते हैं इनको, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। ठीक है, इसमें पहला लाइन देखो, इट इज अ वेसल in which large quantity of culture can be processed
large quantity of culture can be processed, ब्रैकेट में 100 to 1000 लीटर, 100 to 1000 लीटर। एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट लिखो। It is a vessel in which it is a vessel in which raw material is biologically converted, in which raw material is biologically converted into desirable product like enzymes, by activity of microbial or fungal or plant or animal or human cell एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो बायोरिएक्टर provides following optimal conditions to the culture. अंडरलाइन करो optimal conditions। नेक्स्ट लाइन में नंबर वन optimum temperature, number two optimum pH, number three optimum oxygen, number four salt, substrate, number five vitamins। एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो There are many types of bioreactors. नेक्स्ट लाइन में most common used are of stirring type, underline common are stirring type। अगली लाइन में for example number one simple stirred tank bioreactor, number two sparged stirred tank bioreactor, टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर हैं। नंबर वन सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, सेकेंड आ जाएगा स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल एंड स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर में वन इज सिंपल स्टर्ड टैंक, सेकेंड आ जाएगा स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। आगे एक लाइन छोड़ के लिखो स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर आर cylindrical or usually with curved base
with curved base, usually with curved base, to facilitate proper distribution of oxygen, and material. Underline proper distribution of oxygen and material. एक लाइन छोड़ के लिखो. Stirring type bioreactors are provided with stirring type bioreactors are provided with लाइन को अंडरलाइन करो. Stirring type bioreactors are provided with. नेक्स्ट लाइन में नंबर 1, agitator mechanism. Number 2, foam control system. Number 3, oxygen delivery system. अगला temperature control system. Next, pH control system. And last, sampling port. ओके, सो यहाँ पर ये वाला स्टेप ओवर है. अब आप 2 लाइन छोड़ो और लास्ट स्टेप का हेडिंग लिखो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. लास्ट स्टेप आ जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. ठीक है, इसमें लिखो isolation of product and its purification. Is downstream process. एक लाइन छोड़ के लिखो, downstream processing includes number 1, isolation of product. Second, purification. Third, concentration. Then sampling. Packaging. Then waste disposal. Or recycling. Downstream processing include isolation of product, purification, concentration, sampling, packaging, waste disposal, or recycling.
और रीसाइक्लिंग। ठीक है, तो ये सारे डाउनस्ट्रीम में आ जाएंगे। और प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे, एंजाइम या प्रोटीन जो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को या प्रोटीन एंजाइम को कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, होस्ट सेल से आइसोलेट किया जाता है। सो आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, सैम्पलिंग है, पैकेजिंग है, रीसाइक्लिंग है या फिर वेस्ट डिस्पोजल है। ओके, सो यहाँ पर आरडीटी का जो प्रोसेस है ये ओवर है। आरडीटी के प्रोसेस में हमने स्टडी किया डीएनए या जो पैसेंजर डीएनए होता है उसको आइसोलेट किया जाता है। और फिर वेक्टर, हम कॉमन वेक्टर जो यूज़ कर रहे हैं वो प्लाज्मिड है। और जो पैसेंजर है उसको प्लाज्मिड के सिलेक्टेबल मार्कर में इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है। और फिर इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को होस्ट सेल के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। एंड होस्ट सेल के अंदर फॉरेन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके जो प्रोटीन बनाता है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिसको फाइनली जो है वो आइसोलेट किया जाता है, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो यहाँ पे आरडीटी का जो डिटेल वाला मेथड था, ठीक है, ये ओवर है। आप यहाँ पे लाइन लगा दो, ठीक है। और इसके बाद जो है एक हेडिंग लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन लगाओ, यहाँ पे आरडीटी प्रोसेस ओवर है। 2-3 लाइन छोड़ो और उसके बाद हेडिंग लिखो, बायोटेक्नोलॉजिकल process. It consists of number 1, upstream processing. It consists of upstream processing. Number 2, fermentation. Number 2, fermentation. And number 3, downstream processing. Downstream processing. Biotechnological process consists of upstream processing, fermentation, downstream processing. Upstream processing, fermentation, downstream processing. ठीक है, अब एक बार सारे ध्यान दो। हमने अभी बायोरिएक्टर वाला स्टडी किया कि हम बायोरिएक्टर में कल्चर मीडियम बना के डालेंगे, लिक्विड कल्चर मीडियम डाला जाता है। और फिर इस लिक्विड कल्चर मीडियम में आप अपने होस्ट सेल्स जो हैं उनको डाल देते हो। तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आएगा कि जो लिक्विड कल्चर मीडियम का प्रेपरेशन, सो पहला आ गया प्रेपरेशन ऑफ लिक्विड कल्चर मीडियम, सेकेंड आ जाएगा स्टरलाइजेशन, उसका स्टरलाइजेशन, और तीसरा आ जाएगा एयर का प्योरिफिकेशन। तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, प्रेपरेशन ऑफ लिक्विड कल्चर मीडियम, सेकेंड आ जाएगा स्टरलाइजेशन, एंड थर्ड आ जाएगा एयर प्योरिफिकेशन। क्योंकि कल्चर मीडियम में या कल्चर में देयर शुड मतलब वहाँ पे कोई भी कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए। कल्चर शुड बी कंटैमिनेशन फ्री, कल्चर शुड बी स्टराइल। उसके बाद हम फर्मेंटेशन पे आते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन का मतलब है कि conversion of substrate into product by activity of either living cell or enzyme of organism. तो substrate का product में convert होना due to activity of living cell या फिर enzyme हम use कर सकते हैं, that is known as fermentation. थर्ड, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने स्टडी किया जो अभी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाता है, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन वगैरह, ये सारा किस में आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ठीक है, सो एक इसको लिख लेते हैं। सो पहला लिखो, नंबर 1 अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हेडिंग को अंडरलाइन करो, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके आगे लिखो, it involves
it involves number one, preparation of liquid culture medium, number two, sterilization, number three, air purification, दो लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो। सेकेंड वाला स्टेप आएगा फर्मेंटेशन, सेकेंड स्टेप आ गया फर्मेंटेशन में लिखो conversion of substrate into product, by activity of living cell, or enzyme of organism, एंड दो लाइन छोड़ के नंबर थ्री, थर्ड आ जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, थर्ड आ गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो इसमें नोट कर लो, पहला क्या हमने लिखा था, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर टू प्योरिफिकेशन, number three concentration, number four sampling, number five packaging, number six waste disposal or recycle, ओके। सो लाइन लगा दो, यहाँ पे ये पार्ट ओवर है। हमने सिर्फ यहाँ पे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का एक तरह से डेफिनेशन पढ़ा, और कन्वर्जन को हम यहाँ पे फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसीलिए बायोरिएक्टर को कई बार क्या बोला जाता है, फर्मेंटर, क्योंकि बायोरिएक्टर में ही सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बाय एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल। हमने प्रोसेस में सिलेक्टेबल मार्कर को स्टडी किया, तो हमने वहाँ पे स्टडी किया, जो प्रोसेस हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम एज सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर कोई भी जीन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा जीन है जो होस्ट सेल में एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। मान लो फॉर एग्जांपल होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल में मान लो ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है, मतलब एक स्पेशल जीन है, और ये जीन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रही है। इस सिलेक्टेबल मार्कर की वजह से होस्ट सेल में एक कैरेक्टर अपीयर होता है। मान लो इस सिलेक्टेबल मार्कर की वजह से होस्ट सेल जो है वो ग्रीन, उसका कलर ग्रीन है। मान लो सिलेक्टेबल मार्कर की वजह से उसका कलर ग्रीन है, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर जिस प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है वो प्रोटीन ग्रीन कलर का है, ऐसा मान लो। अब जब हम इस सिलेक्टेबल मार्कर में फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो सिलेक्टेबल मार्कर इनएक्टिव हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर की जीन इनएक्टिव हो जाएगी और वो अपनी प्रोटीन को फॉर्म नहीं करेगी। और जब वो अपनी प्रोटीन को फॉर्म नहीं करेगी
तो जो कलर है वो ग्रीन नहीं होगा। मान लो उसका जो कलर है वो कलरलेस है, मान लो अब वो कलरलेस है। तो अगर होस्ट सेल जो है वो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब कि आपने जो पैसेंजर डाला वो पैसेंजर जो है वो होस्ट सेल में एंटर नहीं हुआ है। और अगर उसका कलर कलरलेस है, अगर वो कलरलेस आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब आपका पैसेंजर जीन या फॉरेन जीन सिलेक्टेबल मार्कर के साथ इनकॉर्पोरेट हो चुका है। इसका मतलब सिलेक्टेबल मार्कर आर दोज जीन विच प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इन होस्ट सेल। और जब हम फॉरेन जीन को सिलेक्टेबल मार्कर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो होस्ट सेल फेल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। और ये हेल्प करता है हमें टू फाइंड आउट कि हमारा होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें हेल्प करते हैं टू सेपरेट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड टू सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर मैंने अभी बोला कोई सा भी जीन हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, या फिर इवन हमने पीयूसी में पढ़ा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाला जीन को भी एज सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो यूज किया जाता है। और कई बार जो है वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को बनाने वाली जीन को भी एज सिलेक्टेबल मार्कर करके यूज किया जाता है। सो बड़ी सारी जीन्स हैं जिसको हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज जो है वो कर सकते हैं। पर हमने जो स्टडी किया उसमें क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो हम यहाँ पे एक और मेथड को स्टडी करेंगे कि हम एक और देयर इज वन मोर सिलेक्टेबल मार्कर, और उसको हम ई कोलाई में जो है यूज करते हैं टू सेपरेट रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लिख लो सिलेक्टेबल मार्कर्स, हेडिंग लिखो सिलेक्टेबल मार्कर्स। selectable markers. These are special genes. These are special genes present in host cell which produce a particular character, which produce particular visible character in host cell. Produce particular visible character in host cell. When foreign gene is incorporated, when foreign gene is incorporated in marker gene, when foreign gene is incorporated in marker gene, then marker gene becomes inactive. Marker gene becomes inactive and does not form its protein, due to which host cell fail to produce character of marker gene. Host cell fail to produce character of marker gene. In this condition, host cell is recombinant. In this condition, host cell is recombinant.
अगली लाइन में मार्कर्स हेल्प्स टू सेपरेट, मार्कर्स हेल्प्स टू सेपरेट recombinants from non-recombinants. Markers helps to separate recombinants from non-recombinants. Recombinants from non-recombinants. एक लाइन छोड़ के लिखो. Selectable marker may be selectable marker may be, next line में number 1 antibiotic resistant gene, number 1 antibiotic resistant gene, number 2 gene for beta galactosidase, gene for beta galactosidase, number 3 gene for green fluorescent, gene for green fluorescent protein, gene for green fluorescent protein, gene for green fluorescent protein, etc. ठीक है. सो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो अलग अलग जीन्स हो सकते हैं. यहाँ पे जो है वो लाइन लगाओ सिलेक्टेबल मार्कर के बाद और यहाँ पे एक हेडिंग लिखो. नेक्स्ट पार्ट लिखो ब्लू वाइट सिलेक्शन, ब्लू वाइट सिलेक्शन. हेडिंग आ जाएगा ब्लू वाइट सिलेक्शन. इसमें लिखो इट इज यूज्ड टू सेपरेट, recombinant E. coli, it is used to separate recombinant E. coli from non-recombinants. Used to separate recombinant E. coli from non-recombinant during RDT. During RDT. ठीक है. अब इस वाले पार्ट पर आते हैं. ई कोलाई में हमने लैक ऑपरॉन पढ़ा हुआ है और लैक ऑपरॉन में हमने पढ़ा था कि लैक जेड जो जीन है, लैक जेड जीन क्या फॉर्म करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को फॉर्म करता है. ये हमने स्टडी किया हुआ है. ई कोलाई के अंदर जो है वो लैक जेड जीन होता है जो क्या फॉर्म करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को फॉर्म करता है. हम यहाँ पर लैक जेड जीन में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन में अगर हम फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट कर दें तो एंजाइम फॉर्म नहीं होगा और जिसकी वजह से हम इस फीचर को यूज करके ई कोलाई, रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई को सेपरेट कर पाते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई से. अगर हम ई कोलाई को कल्चर मीडियम में ग्रो करें और इस कल्चर मीडियम में अगर हम क्रोमाजीनिक सबस्ट्रेट, that is X-gal क्रोमाजीनिक सबस्ट्रेट हमने कल्चर मीडियम बनाया. इस कल्चर मीडियम में हमने क्रोमाजीनिक सबस्ट्रेट X-gal जो है उसको डाला. अब इस कल्चर मीडियम में हमने ई कोलाई को ग्रो कराया तो ई कोलाई से जो भी कॉलोनी बनी वो कॉलोनी जो है वो ब्लू कॉलोनी बनी.
कॉलोनी कौन सी बनी? ब्लू कॉलोनी। एक्चुअल में ई कोलाई के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस केमिकल को जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसका कलर ब्लू है। लेकिन जब हम फॉरेन जीन को इस जीन के सीक्वेंस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और फिर हम इन ई कोलाई को जब हम क्रोमाजीनिक सबस्ट्रेट में ग्रो कराते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म नहीं होता एंड जो कॉलोनी का कलर है वो कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। वो कैसा रहेगा? कलरलेस। अगर ई कोलाई की कॉलोनी ब्लू है इसका मतलब है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं ई कोलाई। अगर ई कोलाई की कॉलोनी जो है वो वाइट है इसका मतलब कि ई कोलाई आर रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को एज सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया। एक बार दोबारा से हम स्टडी कर लेते हैं। हमने कल्चर मीडियम बनाकर और उसमें क्रोमाजीनिक सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया और इसी कल्चर मीडियम में हमने ई कोलाई जो हैं उनको ग्रो कराया और ई कोलाई की जो कॉलोनीज बनी उनका कलर ब्लू था क्योंकि ई कोलाई का जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो इस केमिकल को जो है वो ब्लू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। पर जब हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जब हम फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे ई कोलाई जिनका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन इनएक्टिव हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ पैसेंजर इन इट्स सीक्वेंस, तो वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म नहीं होगा एंड एक्स गैल का कन्वर्जन नहीं होगा। सो ई कोलाई की कॉलोनी कैसी नजर आएगी? कलरलेस। तो अगर हमें ब्लू कॉलोनी नजर आ रहा है इसका मतलब अभी ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट, ये ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अगर कॉलोनी वाइट है वो इंडिकेट करेगा कि दीज ई कोलाई आर रिकॉम्बिनेंट। तो दिस इज नोन एज ब्लू वाइट सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे यूज हो रहा है? जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड या फिर इसको क्या बोला जाता है? लैक जेड जीन को यूज किया जाता है एज सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इसको लिख लेते हैं। सो मतलब जो हमने पहला मेन मेथड में स्टडी किया वहां पे सिलेक्टेबल मार्कर जो यूज हुआ था वो कौन सा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्टेबल मार्कर को हम यूज कर सकते हैं ई कोलाई में।